नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंबेडकर अध्ययन केंद्र द्वारा ये जो विशेष प्रकार की वर्कशॉप जो आयोजित की जा रही है, संविधान सभा के विभिन्न सत्रों पर जो ऑनलाइन चर्चा की जा रही है, इसमें आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने 16 मई से अपना ये वर्कशॉप शुरू किया है। 16 मई से लगाकर 16 जून तक चलने वाला है। आप जानते हैं संविधान सभा का जो 8वां अधिवेशन है वो 16 मई से लगाकर 16 जून 1949 को हुआ था और ठीक 75 वर्ष बाद हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज रविवार है, मैं जानता हूं, और आप भी कहेंगे सर क्या आज तो कम से कम छोड़ देते, लेकिन छोड़ नहीं सकते ना। प्रॉब्लम यह है कि हमको उन्हीं दिनों पे चर्चा करनी है जिन दिनों में वाकई में संविधान सभा की बैठक हुई, इसलिए छोड़ तो सकते ही नहीं है। इसलिए आज रविवार है, तब भी आपको बुलाया गया। लेकिन चिंता ना कीजिए, आज रविवार को हम लोग 1 घंटा सवा घंटे के करीब चर्चा करेंगे। तो मेरे जो जूम के जो साथी हैं, मेरे जो यूट्यूब के जो साथी हैं, बिल्कुल उनका स्वागत है और चर्चा कर लेते हैं 19 मई 1949 को संविधान सभा में क्या हुआ, उस पर चर्चा 19 मई 2024 को। उस दिन का वार बृहस्पतिवार था और अपने यहाँ आज रविवार है। खैर देखिएगा, ये देख सकते हैं आप, अरे ये देखिए, बृहस्पतिवार 19 मई 1949 आपको दिखाई दे रहा है। भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट, अनुच्छेदों पर चर्चा जो हम लोग कर रहे थे कल, उस चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे। राइट टू रिकॉल, संसद का कोई भी सदस्य किस तरह से अयोग्य होता है, उसकी अयोग्यता के आधार क्या है, ऐसे ही कुछ विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। राइट टू रिकॉल तो सुना होगा ना आपने, तो आज इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। संविधान सभा में भी इस विषय पर चर्चा हुई थी। आप जानते हैं कि राइट टू रिकॉल जैसे किसी शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है, पर संविधान सभा में तो चर्चा हुई थी। बात करते हैं, बात को बढ़ाते हैं आगे। ये देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुबह 8 बजे, अब हमारे यहाँ पर 7 बज रही है, लेकिन उस समय 8 बजे संविधान सभा में बैठे और नवीन अनुच्छेद, नए आर्टिकल क, ख और घ। अरे इसका कलर कैसे चेंज होगा यार। हाँ, मिल गया। आप चिंता नहीं कीजिए, इसको कंटिन्यू रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जूम की मीटिंग में ये सब चलता रहता है। आपकी आवाज़ भी आ रही है तो इनको सुनने दीजिए, हमारे बच्चों को सुनने दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो नवीन आर्टिकल कौन से हैं? 72 क, ख और घ, 3 नए जो अनुच्छेद है उस पर आज बात कर रहे हैं। क्या 3 नए अनुच्छेद आएंगे, देखते हैं। अब हमें संविधान के अनुच्छेदों पर वाद विवाद करना है। प्रोफेसर के.टी. शाह के नाम से 1498 संशोधन है। प्रोफेसर के.टी. शाह अंग्रेजी में बोल रहे हैं, बिहार के हैं। श्रीमान, मैं नवीन अनुच्छेद 72 क को पेश नहीं करना चाहता हूँ, 72 ख और घ को पेश करूंगा। ये संशोधन जिस रूप में छपा हुआ है उसमें मुझे एक शायद त्रुटि नजर आ रही है। मंत्री की जगह सदस्य शब्द होना चाहिए था, आपने गलती से मंत्री लिख दिया, इसकी जगह पर सदस्य कर लीजिए। एक तो वो बात ये कह रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, अनुच्छेद 72 के पश्चात निम्न बात जोड़ दीजिए। अंग्रेजी में लिखी हुई, अभी हिंदी में पढ़ रहा हूँ, क्या है देख लीजिए किस तरह से है। 72 ख नाम का नया अनुच्छेद जोड़िए। संसद का सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को और राज्यसभा के सभापति को जैसी भी स्थिति है वो त्याग पत्र उनके नाम से संबोधित करते हुए देगा और त्याग पत्र देने पर उनका स्थान रिक्त हो जाएगा। अंडरलाइन किया है मैंने, हाईलाइट किया है। संसद का कोई सदस्य यदि किसी वेतन के पद को स्वीकार कर लेगा, यानी लाभ के पद को स्वीकार कर लेगा, तो उसी समय से उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा और वह संसद का सदस्य नहीं रहेगा। If you will get the office of the prophet, आपका पोस्ट वैकेंट हो जाएगी। If you are a member of the parliament and now you are going to get the office of the prophet, आपका पद रिक्त हो जाएगा। ऐसा प्रोफेसर के.टी. शाह कह रहे हैं। और कैसे रिक्त हो जाएगा? वो राज्य की सर्वोच्च सत्ता, प्रतिभूति और अक्षमता के प्रति द्रोह कर दे, भ्रष्टाचार में फंस जाए या नैतिक पतन संबंधी कोई और अपराध कर ले जिसमें 2 वर्ष के कड़े कारावास का प्रावधान हो, स्थान रिक्त हो जाएगा। यानी संसद के सदस्य का स्थान रिक्त कैसे होगा उसका उल्लेख करने जा रहे हैं प्रोफेसर के.टी. शाह। झूम वालों, झूम जाओ। लिख रहे हैं कि 2 वर्ष से ज्यादा वाला जो कारावास है उससे ज्यादा अगर सजा मिलती है संसद के सदस्यों को तो उसका स्थान हो जाएगा रिक्त।
फिर वो कह रहे हैं समस्त उम्मीदवारों का संसद के निर्वाचन का सारा खर्चा, चाहे वह सामान्य निर्वाचन के समय हुआ हो, चाहे वो बाई इलेक्शन के समय हुआ हो, पब्लिक अकाउंट से संसद द्वारा विनिहित परिमाण के अनुसार किया जाएगा। अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। 13 मई को चौथा चरण भी था। लोकसभा के सदस्य जो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रोफेसर केटी शाह इस प्रकार का प्रस्ताव लिखा है कि जो भी खर्चा कर रहे हैं उनका सारा खर्चा सरकार उठाएगी और संसद तय करेगी कितना खर्चा उठाना है, उसकी मात्रा कितनी होगी, 2 लाख, 4 लाख, 50,000, 20,000, ये संसद तय करेगी। यानी उम्मीदवारों का खर्चा सरकार, लोक निधि से पैसा खर्च किया जाएगा चुनाव प्रचार प्रसार में। ये प्रावधान करने के लिए प्रोफेसर केटी शाह संशोधन लाए। परंतु निर्वाचन में दिए गए मतों में से 10% से कम वोट प्राप्त हुए तो ऐसे उम्मीदवारों को खर्चा मांगने का कोई अधिकार नहीं होगा। आप कहेंगे अगर खर्चा सरकार देगी तो हम भी चुनाव लड़ लेते हैं, लड़िए ना, कौन रोक रहा है। लेकिन यू विल हैव टू गेट मिनिमम 10% वोट, 10% कम से कम आपको मत प्राप्त करने होंगे। अगर 10% मत प्राप्त नहीं करते तो फिर उम्मीदवार को खर्चा मांगने का कोई अधिकार नहीं है। प्रोफेसर केटी शाह इस प्रकार का प्रस्ताव लिख रहे हैं। ये 2 बातें हैं जिनके प्रविष्ट करने का मैं सुझाव रख रहा हूं, ऐसा केटी शाह कह रहे हैं। सर्वप्रथम उस विधि का निर्धारण करती है जिसके द्वारा संसद का सदस्य अपना पद त्याग करेगा, उसमें निर्योग्यता कैसे आएगी। और फिर वो कह रहे हैं कि जो खर्चा है वो उम्मीदवार का खर्चा सरकार उठाएगी पब्लिक अकाउंट से। वो कह रहे हैं, मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, वो कह रहे हैं कि दूसरी बात तो मेरी और भी महत्वपूर्ण है, मैं सुझाव रखता हूं कि निर्वाचन का सारा खर्चा किसी विनिहित परिणाम के अनुसार पब्लिक अकाउंट से किया जाए और यदि कोई व्यक्ति मतों में से निश्चित प्रतिशत मत प्राप्त करने में असमर्थ होता है तो उसे खर्चे मांगने का अधिकार नहीं है। इतने बड़े देश में केंद्रीय संसद जैसी लोक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व प्राप्त कराने के लिए प्रयास करने में और निर्वाचन में प्रयास करने में बड़ा भारी खर्चा है। प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं कि देश बहुत बड़ा है, यहाँ लोकसभा का चुनाव अगर आप लड़ना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सारा खर्चा उठाना पड़ेगा। एक सामान्य आदमी कैसे खर्चा करेगा। जैसे हमारे देखिए ना, बाड़मेर जैसलमेर इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, लद्दाख बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, तो ऐसे में उम्मीदवार कैसे पहुंचेगा सब जगह पर और उसका जो खर्चा आएगा वो कहाँ से लाएगा। तो प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। गजब की बात है कि नहीं प्रोफेसर केटी शाह की। इसके बाद में अध्यक्ष कह रहे हैं कि भाई केटी शाह के संशोधन पर किसी को बोलना है तो आते हैं HV कामत साहब, हरि विष्णु कामत। प्रोफेसर केटी शाह ने रखा संशोधन, अब आ गए हैं हरि विष्णु कामत। क्या कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, मैं ये समझ लेता हूं कि प्रोफेसर शाह ने 72 क को पेश नहीं किया और 72 ख और घ को पेश किया है। श्रीमान, मैं 72 ख के संदर्भ में निवेदन करता हूं कि अभी किसी नवीन अनुच्छेद की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि प्रोफेसर शाह उस अनुच्छेद को देखने का कष्ट उठाएंगे जो अभी थोड़ी देर बाद में हमारे सामने आने वाला। उन्होंने कहा कि आप आप नया आर्टिकल क्यों रखना चाह रहे हैं जबकि आगे हम जिस अनुच्छेद पर चर्चा करने जा रहे हैं वो संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में है, तो इस प्रकार का अनुच्छेद रखने की हमको आवश्यकता नहीं है, ऐसा कह रहे हैं HV कामत साहब। कामत साहब कह रहे हैं कि 72 घ के संदर्भ में मैं समझता हूं कि वह केवल कार्य प्रणाली का विषय है जिसको बाद में जबकि संसद के समक्ष संसद के निर्वाचन और उप निर्वाचन की कार्य प्रणाली की विषय प्रस्तुत होगा उस समय लिया जाना चाहिए। अतः मैं समझता हूं दोनों संशोधन जो है वो असाम्यक है और अभी इन पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। HV कामत साहब सिरे से खारिज कर देते हैं प्रोफेसर केटी शाह के दोनों संशोधन। दोनों कौन से? एक, संसद का सदस्य पद त्याग कब करेगा, और दूसरा, चुनाव जब होंगे तो उम्मीदवार का जो खर्चा है वो पब्लिक अकाउंट से दिया जाए। तजमुल हुसैन साहब आ रहे हैं, बिहार से हैं। मेरे माननीय मित्र प्रोफेसर शाह ने 72 ख और घ में 2 संशोधन पेश किए हैं। मैं देखता हूं कि मैं अपने माननीय मित्र से सहमत होने के लिए तैयार नहीं हूं। 72 ख के अंतर्गत मेरे माननीय मित्र चाहते हैं कि यदि संसद का कोई सदस्य नैतिक पतन का अपराधी है तो वो सदस्य नहीं रहेगा। फिर वो आगे कहते हैं कि 72 घ में वो ये कहते हैं कि भी खर्चा सरकार उठाएगी।
तो वो कह रहे हैं कि उन सब उम्मीदवारों का खर्च जो संसद के चुनाव के लिए खड़े होते हैं सरकारी तथा लोक निधि से पूरा किया जाए। मैं इस बात का विरोध करता हूं। कौन कह रहे हैं? तजमुल हुसैन साहब। क्यों? क्योंकि संसार के किसी भी सभ्य देश में जहां जनतंत्र के आधार पर संसदात्मक पद्धति है वहां ये प्रथा नहीं है। ये कहां से लाया केटी साहब? आप इस प्रकार का प्रस्ताव लाए कहां? दुनिया में कहीं पर भी इस प्रकार का सिस्टम नहीं है। हमको करोड़ों रुपया खर्च करना होगा, साथ ही उन लोगों की संख्या की और भी ध्यान दीजिए, जबकि उनको ये मालूम हो जाएगा कि उनको अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ेगा। तजमुल हुसैन साहब ने कहा, मैंने आज कुर्ता पहन रखा वैसे। तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं कि जब उनकी तरफ से देखिए जिनके कुर्ते में कोई पैसा नहीं है, लेकिन कहा चुनाव लड़ते हैं यार, खर्चा तो अपने को उठाना नहीं है, सरकार खर्चा उठाएगी तो चुनाव लड़ लेते हैं। ऐसी भी तो स्थिति हो सकती है, तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं। इसलिए इसको मत रखिए, इस प्रकार का संशोधन मत करिए। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं क्योंकि अभी हमारा देश इतना धनवान नहीं है कि उम्मीदवारों का व्यक्तिगत खर्चा भी वो उठाए। इसके बाद में केटी शाह कह रहे हैं, यदि मुझे आज्ञा है तो मैं अपना संशोधन 72 ख को वापस ले लेता हूं। संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में जो उन्होंने प्रस्ताव रखा वो उन्होंने वापस ले लिया। ठीक है। इसके बाद में अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि अब अनुच्छेद 72 के पश्चात क्या ये खंड स्वीकार किया जाए? कौन सा खंड? कि उम्मीदवारों का खर्चा सरकार उठाएगी। संविधान सभा उसको अस्वीकार कर लेती है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है संशोधन अस्वीकार किया गया। इसके बाद में नया अनुच्छेद आता है 73। तजमुल हुसैन साहब क्या कह रहे हैं? श्रीमान, आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप इस समय अनुच्छेद 73 को ले सकेंगे, क्योंकि हमको ये कहा गया था कि अभी हम उन अनुच्छेदों पर विचार कर रहे हैं जो निर्वाचन के संदर्भ में है, तो क्या हमको अनुच्छेद 73 लेना चाहिए? तो अध्यक्ष कह रहे हैं, हम निर्वाचन विषय से संबंधित अनुच्छेदों को लेना चाहते थे, पर मुझसे ये कहा गया कि माननीय सदस्य उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं है और उन अनुच्छेदों पर विचार करने के लिए वे 1 और 2 दिन और चाहते हैं। इसी कारण से मैंने उनकी बात मान ली और उन अनुच्छेदों पर हम आगे बात करेंगे। तो अनुच्छेद 73 को क्या हम संविधान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो नजरुद्दीन जी अहमद साहब एक संशोधन लेकर आए हैं, वो पश्चिम बंगाल के हैं। वो कह रहे हैं, श्रीमान, मैं संशोधन संख्या 1502 पेश करना चाहूंगा और ये शाब्दिक संशोधन नहीं है। अनुच्छेद 73 के खंड 2 में अनदर मेंबर किसी अन्य सदस्य शब्दों के स्थान में ए मेंबर किसी सदस्य शब्द रख दिए जाए, ऐसा वो कह रहे हैं। अनदर मेंबर मत लिखिए, ए मेंबर लिख दीजिए, ऐसा नजरुद्दीन जी अहमद साहब संशोधन रखते हुए अपनी बात को कह रहे हैं। इसके बाद में तजमुल हुसैन साहब वापस बोलते हैं, श्रीमान श्री नजरुद्दीन जी चाहते हैं कि किसी अन्य सदस्य शब्द के स्थान पर किसी सदस्य शब्द रख दिया जाए। मैं इस बात का विरोध करता हूं। मेरा तर्क यह है, एक्चुअली में अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद पे चर्चा चल रही है? अनुच्छेद पे चर्चा चल रही है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सभापति या उपसभापति इस्तीफा दे दे तो ऐसी स्थिति में क्या प्रावधान है। तो कह रहे हैं, राज्यसभा यथासंभव शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब उपसभापति का पद रिक्त होगा तब परिषद किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। अब अन्य सदस्य जो शब्द लिखा हुआ है उसकी जगह पर वो चाहते हैं किसी अन्य सदस्य शब्द की जगह पर अन्य सदस्य चाहते हैं, किसी अन्य सदस्य शब्दावली नहीं चाहते हैं। वो कह रहे हैं, बात यह है कि मान लीजिए किसी कारणवश उपसभापति को अपने पद से अलग कर दिया जाता है तो ये शब्द अन्य वहां पर रहता है, तब तो सभा उसे नहीं चुन सकती, किसी और सदस्य को ही चुनेगी, इसलिए अन्य शब्द वहां रखा गया है। इसलिए मैं नजरुद्दीन जी के द्वारा जो रखा गया संशोधन है उसका मैं विरोध करता हूं। इसके बाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर आते हैं। वो कह रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये कहे बिना नहीं रह सकता कि श्री नजरुद्दीन अहमद द्वारा पेश किया गया संशोधन पूर्णतया मूर्खतापूर्ण है और ये खंड जिस बात से संबंध रखता है उसके प्रति पूर्ण मिथ्या धारणा पर आधारित है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे ये भी नहीं समझ सकते हैं कि उसी पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनर्निर्वाचन में और नवीन निर्वाचन में अंतर होता है। वो आगे कह रहे हैं, अनुच्छेद 73 में हम जिस बात पर विचार कर रहे हैं वह पुनर्निर्वाचन के संदर्भ में नहीं है बल्कि नवीन निर्वाचन के संदर्भ में है, इसलिए उनको रहने दीजिए। यहां मैं ये कहूंगा कि यदि अवधि अवसान के कारण कोई सदस्य नहीं रहता है तो उसका फिर निर्वाचन हो सकता है क्योंकि वह एक अन्य सदस्य है।
ऐसी बात कह रहे हैं और इस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर अपनी बात को खत्म करते हैं। संविधान सभा में वोटिंग होती है और नजरुद्दीन अहमद साहब द्वारा जो संशोधन लाया गया कि किसी अन्य सदस्य के स्थान पर किसी सदस्य शब्द लिख दो, वो संशोधन अस्वीकार कर दिया गया और इस प्रकार से अनुच्छेद 73 जो संविधान का अंग बन जाता है। अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 विचार विमर्श के लिए है। 1503 संशोधन संख्या 1503 एक दूसरे अनुच्छेद द्वारा जो कि अस्वीकृत हो चुका है, आच्छादित हो जाता है, इसलिए मैं उसको पेश नहीं करने दूंगा। 1504 से 1508 तक पेश नहीं किए जा रहे हैं। इस प्रकार से अनुच्छेद 74 पर कोई संशोधन नहीं है, इसलिए मैं सभा से निवेदन करूंगा कि इसको स्वीकार कर ले और इस प्रकार से अनुच्छेद 74 संविधान का भाग बन गया। फिर आता अनुच्छेद 75, उसके ऊपर 1509, 1510 और 1511 नाम के संशोधन थे जो पेश नहीं किए गए। 1511 पर एक संशोधन है, चूंकि संशोधन पेश ही नहीं किया जा रहा है इसलिए यह संशोधन भी नहीं आता है, इसलिए अनुच्छेद 75 पर कोई संशोधन नहीं है। संविधान सभा से निवेदन है स्वीकार करें। संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद में एक नया अनुच्छेद जोड़ा जा रहा है 75 क। कौन लेकर आया? अभी बात कर रहे हैं टी कृष्णमाचारी जी, हमारी प्रारूप समिति के एक मेंबर। कल भी हमने चर्चा की थी टी कृष्णमाचारी जी की। वो एक अनुच्छेद लेकर आए 75 क 75A। क्या है देखते हैं। इंग्लिश में पहले लिखा हुआ, हिंदी में पढ़ लेता हूं। राज्यसभा की किसी बैठक में जबकि उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई प्रस्ताव विचारार्थ है तो सभापति अथवा जबकि उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई प्रस्ताव विचारार्थ है तो उपसभापति चाहे वो उपस्थित ही हो तो भी अध्यक्ष का पद ग्रहण नहीं करेगा और ऐसी प्रत्येक बैठक में अंतिम पूर्ववर्ती अनुच्छेद के खंड 2 के प्रावधान उसी रूप से लागू होंगे जिस रूप में वे उस बैठक में लागू होते हैं, जिसमें सभापति या उपसभापति जैसी भी स्थिति हो अनुपस्थित होते हैं। इस प्रकार का वो संशोधन लेकर आया। PS देशमुख जी कह रहे हैं मुझे सुना ही नहीं दे रहा है, आप बोल क्या रहे हैं। इसके बाद में टी कृष्णमाचारी जी इसको कंटिन्यू करते हैं। यह संशोधन उन पारिभाषिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए पेश किया जा रहा है जो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति जैसी भी स्थिति हो उनके हटाने के संदर्भ में जब बिल लाया जाएगा उसके संदर्भ में। तो HV कामत साहब कह रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि सभा के समक्ष जो अनुच्छेद पेश किया गया है उसमें एक कमी है। कमी इस कारण आ गई है कि अनुच्छेद में केवल यही कहा गया है कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का विषय विचाराधीन है तो वह अध्यक्ष का पद ग्रहण नहीं करेगा। जब तक ये अनुच्छेद इस बात की विशिष्ट रूप से व्यवस्था नहीं करता, जब तक ये अनुच्छेद इतने शब्दों में इस बात को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं करता, ऐसा HV कामत साहब कह रहे हैं। अंबेडकर साहब क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय जैसा श्री कामत ने बताया वैसी कठिनाई उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है और मैं निवेदन करता हूं कि इस अनुच्छेद में कोई कमी नहीं है। स्थिति ये होगी यदि ये कहा जाए कि जब सभापति पर मुकदमा चलाया जा रहा होगा तो मैं प्रचलित पदावली का प्रयोग कर रहा हूं, तो चाहे वह उपस्थित हो उपसभापति अध्यक्ष का पद ग्रहण करेगा और जब उपसभापति पर मुकदमा चला जाएगा तो अध्यक्ष का पद ग्रहण करेगा। सीधी सी बात है। सभापति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा तो उस समय उपसभापति अध्यक्षता करेगा और जब उपसभापति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उस समय सभापति सदन की अध्यक्षता करेगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा अंबेडकर साहब अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। फिर वोट करवाया जाता है और वो जो अनुच्छेद जोड़ने की जो बात आई कि अनुच्छेद 75 के पश्चात 75A जोड़ा जाए उसको संविधान सभा स्वीकार कर लेती है। इस प्रकार से ये संशोधन स्वीकार कर लिया गया। लाया कौन था? लाया कौन था भाई, ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। लाए थे टी कृष्णमाचारी जी। टी कृष्णमाचारी जी जो संशोधन लाए वो संविधान सभा ने स्वीकार कर लिए और मैंने पहले से आपको बता दिया टी कृष्णमाचारी जी खुद क्या है, प्रारूप समिति के एक मेंबर है, आप जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर, जैसे मैंने कल भी कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर भी संशोधन लाते थे और प्रारूप समिति के अन्य मेंबर भी लेके आते थे। आज देख लिया आपने टी कृष्णमाचारी जी भी एक संशोधन लेकर आए हैं। पानी पीते रहना चाहिए भाई, गर्मी कितनी है। और आज तो रविवार भी है। रविवार है तो क्या है, रविवार है तो सूरज तो बिल्कुल अपने ऊपर है। तो सूरज अपने ऊपर है तो पानी तो पीना पड़ेगा।
हाँ, झूम वालों आप झूमते रहो, यूट्यूब वाले भी आराम से आज देख रहे हैं ना, उसी तरह से आप भी झूमते रहो। आर्टिकल 76 आता है, संशोधन उसके ऊपर 1512 जो है वो पेश नहीं किया गया, तो 1513, 1514 और 1515 को अध्यक्ष महोदय ने रखने की परमिशन नहीं दी। क्यों नहीं दी बताओ भाई झूम वालों, क्यों परमिशन नहीं दी होगी? क्योंकि वो शाब्दिक है। अरे वाह, मान गए भाई, मान गए। क्योंकि वो क्या है, शाब्दिक है। शाब्दिक है या थोड़ा सा वाक्य रचना में बदलाव लेके आते हैं तो अध्यक्ष को इस बात का पावर है कि उनको रखने की परमिशन वे ना दे, इस वजह से इनको रखने की परमिशन नहीं दी। 1516 जो है वो नजरुद्दीन जी के नाम से है। ये कौन से नजरुद्दीन जी? जिनके बारे में अभी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि उन्होंने संशोधन बड़ा मूर्खतापूर्ण रखा है, तो नजरुद्दीन जी का नंबर आता है। मैं नियमित रूप से इस संशोधन को पेश करना नहीं चाहता हूं, पर मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। श्रीमान, मैं निवेदन करता हूं कि मेरा संशोधन, पहली बात तो मूर्खतापूर्ण नहीं था, अभी डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, तो मेरा संशोधन मूर्खतापूर्ण नहीं था। मैं केवल ये निवेदन करता हूं कि वह संशोधन मूर्खतापूर्ण नहीं है, वरन बहुत ही युक्ति युक्त है। स्वीकार करें या नहीं करें वो आपकी मर्जी है। खैर, उन्होंने कोई संशोधन रखा नहीं था, खाली अपनी बात कही कि मेरा संशोधन मूर्खतापूर्ण नहीं है। इस प्रकार से आर्टिकल 76 भी जो है संविधान का हिस्सा बन गया बिना किसी संशोधन के। कोई संशोधन नहीं लाया गया, प्रारूप समिति ने जैसा रखा वैसा का वैसा क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। अनुच्छेद 77, देखिए किस तरह से एक एक करके अनुच्छेद पारित हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव यह है कि अनुच्छेद 77 संविधान का अंग बने। 1519, 1520 और 1521 जो संशोधन है वो पेश नहीं किए गए। HV कामत साहब के नाम से एक संशोधन है, वो पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अनुच्छेद 77 के खंड ख में टू द डिप्टी स्पीकर शब्दों में टू द प्रेसिडेंट शब्द रखे जाए। क्या मतलब है भाई? ये शायद इस्तीफे की बात होगी, देखते हैं क्या है, हमने तो हाईलाइट कर रखा है। मेरा यह संशोधन केवल कार्य प्रणाली के विषय से संबंध रखता है। मैं समझता हूं कि जब लोकसभा का सभापति अपना पद त्याग देता है तो वह अधिक अच्छा होगा कि वह अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को, जो कि उपसभापति को संबोधित करे, क्योंकि उपसभापति उसके नीचे का पद धारण करता है। सुनिए, मैं समझता हूं कि जब लोकसभा का सभापति यानी लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद धारण करता है तो वह अधिक अच्छा होगा कि वह अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे, ना कि उपाध्यक्ष को, क्योंकि उपाध्यक्ष उससे नीचे का व्यक्ति है। ऐसा HV कामत साहब प्रस्ताव लेकर आए। क्या कह रहे हैं? गौरव की किसी झूठी भावना से प्रेरित होकर मैं ये नहीं कह रहा हूं, परंतु ऐसे तथा अन्य विषय में मैं ये कहूंगा कि शिष्टाचार तथा विशिष्ट अवसर की अनुकूलता के अनुसार कार्य प्रणाली को अनियमित करना चाहिए। और इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब आपने ये व्यवस्था की है कि जब उपसभापति को भेजना चाहिए, तो मैं ये समझता हूं कि ये ठीक होगा कि सभापति अपने त्याग पत्र को राष्ट्रपति को संबोधित करे, ना कि उपाध्यक्ष को संबोधित करे। ऐसा वो संशोधन लेकर आए। इसके बाद में नजरुद्दीन जी अहमद साहब का संशोधन है 1525। वो खुद ही कह रहे हैं कि ये शाब्दिक है, तो अध्यक्ष महोदय ने कहा मैंने भी तो खुद ने यही सोचा था। 1526, 1527, 1528 पेश नहीं किए गए। मैं समझता हूं कि ये सब संशोधन अनुच्छेद 77 पर है। इस अनुच्छेद पर तो केवल एक संशोधन पेश किया गया है। अब प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी वो क्या कह रहे हैं? सिब्बल लाल सक्सेना जी, वही सिब्बल लाल सक्सेना जी जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 16 मई को जो राष्ट्रमंडल के संदर्भ में जो प्रस्ताव रखा था, उस प्रस्ताव पर संशोधन के लिए जो प्रस्ताव लेकर आए थे, वही प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी। संविधान सभा में प्रोफेसर है, प्रोफेसर KT शाह है, प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना है, प्रोफेसर रंगा राव है, एक आएंगे आगे प्रोफेसर रंगा, वो भी संविधान सभा में प्रोफेसर है। तो संविधान सभा में कुछ प्रोफेसर है। हमारे जूम में भी कुछ प्रोफेसर है क्या? हाँ, जो बातचीत करते रहते हैं अनावश्यक, वो प्रोफेसर ही है, और क्या है। तो प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी क्या कह रहे हैं? श्रीमान कामत द्वारा पेश किए गए संशोधन का मैं विरोध करना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि वे ये भूल गए कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है और हम ये चाहते हैं कि सभापति और उपसभापति कार्यपालिका से पूर्णतः स्वतंत्र रहे। अतः जबकि ये व्यवस्था की गई है कि सभापति मतलब लोकसभा अध्यक्ष
अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देगा तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? राष्ट्रपति को देना, राष्ट्रपति तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में तजमुल हुसैन साहब आते हैं, वो क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मित्र श्री कामत द्वारा पेश किए गए संशोधन का समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि जब सभापति पद त्याग करना चाहता है तो वो अपने त्याग पत्र को किसी ऐसे अधिकारी के पास ना भेजे जो उसके अधीन कार्य कर रहा है। लो कर लो बात। तजमुल हुसैन साहब भी वही बात कह रहे हैं जो एचवी कामत साहब कह रहे हैं। मेरे अधीन काम करने वाले को इस्तीफा कैसे दे, ऐसा वो कह रहे हैं। जबकि सिब्बल सक्सेना जी कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दोनों कंसेप्ट अलग है। वो राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रमुख है और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वो संसद के पार्ट है। तो ऐसी स्थिति में वहां नहीं जाना चाहिए इस्तीफा। अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को दे। खैर, इसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर साहब क्या कह रहे हैं? श्रीमान, मुझे खेद है कि मैं अपने माननीय मित्र श्री कामत द्वारा पेश किए गए संशोधन को स्वीकार नहीं कर रहा। खैर, वो तो आपने अंदाज लगा ही लिया होगा कि एचवी कामत साहब, प्रोफेसर केटी शाह ने संशोधन रखा है तो हश्र क्या होने वाला है। वर्तमान अनुच्छेद एक बड़े ही सरल सिद्धांत पर आश्रित है और वह यह है कि सामान्यतः कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को त्यागपत्र देता है। सभापति तथा उपसभापति वे व्यक्ति है जो सभा द्वारा नियुक्त किए जाते हैं या चुने जाते हैं या निर्वाचित होते हैं। अतः ये दोनों व्यक्ति यदि पद त्याग करना चाहते हैं तो इन्हें सभा को अपना त्यागपत्र देना चाहिए जिसने उन्हें नियुक्त किया है। सभा एक सामूहिक लोक संस्था होने के कारण त्यागपत्र सभा के प्रत्येक सदस्यों को पृथक पृथक संबोधित नहीं किया जा सकता। क्या गजब की बात कही है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने। अरे, उन्होंने कहा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों संसद के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, और जब अध्यक्ष अपना इस्तीफा देता है तो सदन को ही देना चाहिए ना। तो अध्यक्ष जब अपना इस्तीफा देगा होगा तो सदन का प्रतिनिधि कौन? उपाध्यक्ष। तो इसलिए वो एक एक मेंबर को तो दे नहीं सकता। भाई, मेंबर ने उनको चुना है तो जिन्होंने उसको चुना है उन्हीं को वो इस्तीफा दे रहा है। उनको लोकसभा ने चुना है तो लोकसभा को वो इस्तीफा दे रहा है। तो लोकसभा में किसको देगा? एक एक को तो दे नहीं सकता, इसलिए वो उपाध्यक्ष को देगा। और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा एक एक को तो दे नहीं सकता, इसलिए अध्यक्ष को देगा। राष्ट्रपति यहां बीच में कैसे आ गए, ऐसा डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब कह रहे हैं। अतः यह बहुत ही असंगत होगा कि उपाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष अपने त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे जिसका सभा के साथ कोई संबंध नहीं है। लीजिए, बिल्कुल डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब कह रहे हैं राष्ट्रपति बीच में कहां से लेकर आ गए यार। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लोकसभा चुनती है तो इस्तीफा भी तो उन्हीं को दो। राष्ट्रपति बीच में कहां से आ गए? एचवी कामत साहब, एक सूचना संबंधी प्रश्न है। क्या मैं डॉक्टर अंबेडकर से यह जान सकता हूं कि वर्तमान समय में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में क्या प्रणाली प्रचलित है? अब एचवी कामत साहब कह रहे आप तो ये बताओ ना, अभी हमारे वर्तमान में जो सिस्टम है उसमें कौन सी प्रणाली प्रचलित है? डॉक्टर अंबेडकर उसका भी जवाब देंगे। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं वर्तमान समय में स्थिति बहुत भिन्न है। क्या वे वर्तमान स्थिति के संदर्भ में जानना चाहते हैं या उस स्थिति के संदर्भ में जानना चाहते हैं जिसे वे पैदा करना चाहते हैं? वाह, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बड़ी गजब की बात कही। क्या बात कही कि आप मुझसे पूछ रहे हो कि वर्तमान में क्या पद्धति प्रचलित है। तो भैया, वर्तमान पद्धति तो अलग है क्योंकि ये तो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है। तो आप वर्तमान स्थिति के बारे में जानना चाहते हो या उस स्थिति के बारे में जानना चाहते हो जो आप पैदा करने जा रहे हो, अर्थात जो नया संविधान बनाना चाह रहे हो? भारतीय सरकार के अधिनियम के अंतर्गत सभा और सभापति गवर्नर जनरल के ही बनाए हुए हैं। अतः सभापति को अपना त्याग पत्र गवर्नर जनरल को ही देना है। हम उस स्थिति को कायम नहीं रखना चाहते हैं। हम राष्ट्रपति को इतना पूर्ण और कार्यपालिका से इतनी स्वतंत्र स्थिति प्रदान करना चाहते हैं जितनी यथासंभव हम प्रदान कर सकते हैं। अब डॉक्टर अंबेडकर और इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा और जो मसौदा में जो था उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 77 संविधान का अंग बन जाएगा। इसका मतलब अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को, और एचवी कामत साहब क्या चाह रहे थे? राष्ट्रपति को दे। क्या अब आएगा आर्टिकल 78। अध्यक्ष बोलते हैं क्या 78 संविधान का अंग मान लिया जाए? उसके ऊपर संशोधन 1529 पेश नहीं किया गया, 1530 भी पेश नहीं किया गया। संशोधन संख्या 1530 पर संशोधन उत्पन्न ही नहीं होता क्योंकि वह स्वयं संशोधन ही पेश नहीं किया गया।
1531 भी पेश नहीं किया गया। आर्टिकल 78 पर कोई संशोधन पेश नहीं किया गया और इस प्रकार से बिना किसी चर्चा के आर्टिकल 78 भारतीय संविधान का अंग बन गया। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद में नया आर्टिकल है 78 क का मतलब है ए, और ला कौन रहा है? टीटी कृष्णमाचारी जी ले आ रहा है, जो कि खुद प्रारूप समिति के एक मेंबर है। वो एक संशोधन लेके आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं। क्या प्रस्ताव पेश करता हूं? इंग्लिश में बोल दो। एट एनी सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल वाई एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर फ्रॉम हिज ऑफिस इन अंडर कंसिडरेशन द स्पीकर or while any resolution for the removal of the deputy speaker from his office is under consideration, the deputy speaker shall not, though he is present, preside and the provision of clause। सीधी सी बात है कि अगर अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव है या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव है, ऐसी स्थिति में वो उस समय सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। ये बिल्कुल बात वैसी ही है जिस पर हम पहले से चर्चा कर चुके हैं राज्यसभा के संदर्भ में, और ये जो बात है बिल्कुल अभी स्वीकार की गई थी सभापति और उपसभापति के संदर्भ में राज्यसभा के लिए, वही सेम बात लोकसभा के संदर्भ में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर ली जाएगी और आर्टिकल 78A संविधान का हिस्सा बन जाएगा। अब आएगा आर्टिकल 79। 1532, 1533 और 1534 पेश नहीं किए गए। इसका मतलब इसके ऊपर कोई संशोधन नहीं है, यह भी बिना किसी चर्चा के स्वीकार कर लिया जाएगा। फिर आता है एक नया आर्टिकल 74 क। ये 74 क लिखा हुआ है हेडिंग में, लेकिन 74 क नहीं है, ये 79 क है। ये ध्यान रखना, क्योंकि आर्टिकल 79 पारित किया ना, तो 79A आएगा इसके बाद में। अध्यक्ष कह रहे हैं एक आर्टिकल 79A है जिसकी सूचना डॉक्टर अंबेडकर और श्री घनश्याम सिंह गुप्त ने दी है। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं मैं तो इसे स्थगित रखना चाहता हूं। फिर अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि 79A स्थगित रखा जाता है। एक और अनुच्छेद 79A है जिसकी सूचना नजरुद्दीन अहमद ने दी है। नजरुद्दीन जी अहमद साहब क्या कह रहे हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। राज्यसभा की बैठक में राज्यसभा का सभापति का आसन ग्रहण करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति ग्रहण करेगा, और उपसभापति की अनुपस्थिति में सभापति द्वारा नियुक्त सभापतियों की तालिका में से कोई व्यक्ति जिसको इस प्रयोजन के लिए सभापति द्वारा चुना जाए वह सभापति का आसन ग्रहण करेगा, और उसकी अनुपस्थिति में परिषद द्वारा निर्वाचित सभा का कोई सदस्य सभापति का आसन ग्रहण करेगा। सेम लोकसभा के संदर्भ जैसी ही बातें हैं यहां पर। यह बात भी अपने को मालूम होनी चाहिए। एक सेकंड रुकिए। हाँ, लेकिन इसी बीच में के संतानम साहब बोलते हैं एक औचित्य प्रश्न है श्रीमान, इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 75 में हो चुकी है, इसलिए इसको बार बार लाने की आवश्यकता नहीं है। वो ऐसा कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं। क्या ऊपर नीचे हो गया यार? यस, हाँ, इसलिए उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं कि नहीं, परंतु गहरे प्रावधान है, आज इस सभा द्वारा इस प्रकार की बात स्वीकार की गई, इसलिए रखा जाना चाहिए इसको भी, लेकिन इसको टाल दिया गया, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। फिर आता है आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80 जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 80 रखा जा रहा है। मुझे ये बात याद है, उसको दोहराना आवश्यक नहीं है। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं हम ये समझ लेते हैं कि वह संशोधन पेश नहीं हुआ। अब हम अनुच्छेद 80 ले लेते हैं। अनुच्छेद 80 संविधान का अंग बने। इसी बीच डॉक्टर अंबेडकर कुछ बात लेके आ रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं, क्या करता हूं, सेव एज प्रोवाइडेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन शब्दों के स्थान पर सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन जैसी शब्दावली जोड़ दी जाए, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। तो एच.वी. कामत साहब कुछ संशोधन लाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि सर मेरा संशोधन पहले वाले संशोधन में आ जाता है जो अभी पेश किया गया, तो आप दूसरा भाग पेश कर लीजिए, अध्यक्ष साहब कह रहे हैं। तो एच.वी. कामत साहब जो है दूसरा भाग पेश कर रहे हैं। श्रीमान सर्वप्रथम तो मैं
आपको ये सूचना दूं कि मैंने 5 संशोधन अलग अलग भेजे थे, परंतु उन सबको एक साथ में मिला दिया गया। 3 जो संशोधन है वो 1538 में मिला दिए गए, 2 संशोधन जो है 1541 में मिला दिए गए। मेरे संशोधन 5 थे, आपने उन सबको क्लब कर दिया। 3 संशोधन तो 1538 में मिला दिए और 2 संशोधन आपने 1541 में मिला दिए। इस प्रकार की बात हो रही है। तो एचवी कामत साहब के सारे संशोधनों को मिक्स कर दिया गया। उन्होंने ये आरोप लगाया कि भाई मैंने तो जो भेजे थे उसके अकॉर्डिंग तो नहीं है, कुछ संशोधन 1538 में डाल दिए, कुछ 1541 में डाल दिए। तो अध्यक्ष ने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे बढ़िए। तो एचवी कामत साहब क्या कह रहे हैं, मैं संशोधन संख्या 1538 के अंतिम 2 भाग को ही पेश करूंगा और अगर आपकी अनुमति है तो 1541 को भी पेश करूंगा। अध्यक्ष ने कहा ठीक है। तो एचवी कामत साहब इसे पेश कर रहे हैं। पेश क्या कर रहे हैं कि अनुच्छेद 80 के खंड 1 में एट एनी सिटिंग शब्दों के पश्चात ऑफ आइदर हाउस शब्द प्रविष्ट कर दिया जाए, ऐसा इन्होंने प्रावधान संशोधन रखा। फिर टी कृष्णाचार्य जी कह रहे हैं, क्या मैं ये संकेत करूं कि ये सभा अनुच्छेद 68 के को स्वीकार कर चुकी है, जो ठीक वैसा ही है जैसा इनका संशोधन है, वो टोकते हुए कह रहे हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कल हमने अनुच्छेद 68 का स्वीकार किया था जिसमें यही सब बातें थी। तो अध्यक्ष साहब ने कहा ओके, 1538 और 1541 के प्रथम भाग को ले लेते। टी कृष्णाचार्य जी कह रहे हैं अच्छा ठीक है, मुझे इसका खेद है। फिर के संतानम साहब कह रहे हैं मैं सुझाव करता हूं कि श्री कामत इनको अलग अलग पेश करें, हम एक एक का समर्थन करना चाहेंगे और एक दूसरे का विरोध करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ बातें, कुछ पोर्शन हो सकता है स्वीकार हो, कुछ पोर्शन अस्वीकार हो, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। तो एचवी कामत साहब इसको वापस रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा संशोधन इस प्रकार से है, इस संविधान में इसके विपरीत प्रवाहित अवस्था को छोड़कर दोनों सदनों में से किसी सदन की बैठक में अथवा सदनों की संयुक्त बैठक में सब प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। मैं इस संशोधन पर विस्तार पूर्वक नहीं बोलना चाहता हूं, ऐसा एचवी कामत साहब कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह संशोधन बहुत ही स्पष्ट है, क्योंकि पहले संशोधन में दोनों आगार में से किसी आगार की जो शब्द है उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया, ऐसा एचवी कामत साहब अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। इसके बाद में क्या हो रहा है जरा देखिएगा, क्योंकि संशोधन आज बहुत सारे हैं, बहुत सारे अनुच्छेदों पर एक साथ में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने बिल्कुल साफ कह दिया कि मैं एचवी कामत साहब के द्वारा रखे गए संशोधन को स्वीकार नहीं करता हूं। श्रीमान मुझे खेद है कि मैं श्री कामत के संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं। तो एचवी कामत साहब कह रहे हैं मेरे किस संशोधन को, मैंने तो बहुत सारे संशोधन रखे हैं, मैंने अलग अलग 3 संशोधन पेश किए। तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं वह जिसको उन्होंने अभी पेश किया, मैं पुस्तिका में एक सम्मिलित संशोधन देखता हूं, वे उसके अलग अलग भागों पर ही बोले होंगे, पर संशोधन जिस रूप में है वह केवल एक ही है। आप भले उसे 3 कहें, लेकिन मैं उसने स्वीकार नहीं करता हूं। ऐसा कहकर डॉक्टर अंबेडकर ने तो अपनी बात कंप्लीट कर दी। उन्होंने कहा कि मैं उनके संशोधन को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। एचवी कामत साहब कह रहे हैं कि मैंने 3 बातें की, 3 को अलग अलग किया, तो आप कौन सी बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। तो फिर आखिर में डॉक्टर अंबेडकर बोल रहे हैं कि मैं देखता हूं कि संशोधनों की सूची में से संशोधन संख्या 87 को मैं स्वीकार कर सकता हूं, वह मेरे प्रयोजन की पूर्ति करता है, अतः मैं उसे स्वीकार कर सकता हूं, ऐसा वो कहते हैं। और इसके बाद में अनुच्छेद 80 जो है वो स्वीकार कर लिया जाता है संविधान सभा के द्वारा, आप ऐसा देख सकते हैं। इसके बाद में आता है आर्टिकल 81, अनुच्छेद 81, लेकिन आए कहां से, एचवी कामत साहब तैयार बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि कल अनुच्छेद 68 के स्वीकृत हो जाने के कारण वह संशोधन अब नहीं रखा जा सकता, अतः श्रीमान अब मैं इसे पेश नहीं करता हूं। तो एचवी कामत साहब पेश नहीं करेंगे तो दूसरा कौन पेश करेगा, केटी साहब भी पेश नहीं करेंगे तो आ जाएंगे नजरुद्दीन जी। तो एचवी कामत साहब, प्रोफेसर केटी साहब और नजरुद्दीन जी, इनकी एक तिकड़ी है, आप देख सकते हैं। क्या प्रोफेसर केटी साहब आ गए, क्या कह रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव पेश करता हूं। क्या है, अनुच्छेद 81 में प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय हिम, राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा तदर्थ नियुक्त व्यक्ति शब्दों के स्थान पर ये लिखिए, क्या लिखिए, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव और द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स
or some person appointed in that behalf by the speaker or the chairman of the council of states। इस प्रकार की शब्दावली रख दीजिए। आगे वो कह रहे हैं श्रीमान इस संशोधन को प्रस्तुत करने में मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि गणराज्य के राष्ट्रपति को उन कार्यों में भाग लेने से पृथक रखा जाए जिनको मैं पूर्णतया सभा के आंतरिक कार्य समझता हूं। एक्चुअली में वो कह रहे हैं प्रोफेसर केटी शाह के राष्ट्रपति के कार्य और संसद के कार्य इन दोनों में कोई संबंध नहीं है और दोनों को पृथक पृथक रहना चाहिए। इसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर भी एक संशोधन रख रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं प्रस्ताव पेश करता हूं अनुच्छेद 81 में ए डिक्लेरेशन शब्दों के स्थान में एन अफर्मेशन और ओथ ये शब्द जोड़ दिया जाए, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर खुद संशोधन रखते हुए कह रहे हैं। अब एक्चुअली में सदन के सदस्यों की शपथ के संदर्भ में चर्चा की जा रही है। संसद के सदस्य जो है आप जानते हैं भारतीय संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो किस प्रकार की शपथ और प्रतिज्ञा करेंगे। अध्यक्ष सब संशोधन पेश कर दिए गए। अब इन संशोधनों पर वाद विवाद हो सकता है। क्या कोई सदस्य बोलना चाहता है? तो तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय मेरे माननीय मित्र प्रोफेसर केटी शाह द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 1551 का विरोध करने के लिए मैं उठ खड़ा हुआ हूं। अभी तक तो ये कार्य प्रणाली है जब सभा का निर्वाचन हो जाता है तो सभा में से किसी एक सदस्य को गवर्नर जनरल द्वारा उनकी बैठकों में सभापति का आसन ग्रहण करने के लिए नियुक्त किया जाता है। आप जानते हैं जब लोकसभा के सदस्यों के जब चुनाव हो जाते हैं तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को बुलाते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं और प्रोटेम स्पीकर के रूप में उन्हें नियुक्त कर देते हैं। वो प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है और जब सारे सदस्यों को शपथ हो जाती है तो इसके बाद में लोकसभा का परमानेंट अध्यक्ष चुना जाता है। ऐसी व्यवस्था है, उसी पर चर्चा चल रही। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति इस तरह से करते हैं। श्रीमान अनुच्छेद 81 में ये कहा गया कि राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा तदर्थ नियुक्त व्यक्ति के समक्ष प्रतिज्ञान या शपथ लेनी चाहिए। संशोधन यह है कि प्रतिज्ञान अथवा शपथ राष्ट्रपति के समक्ष नहीं ली जानी चाहिए वरन लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के समक्ष ली जानी चाहिए। अरे जब लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा ही नहीं, जब लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा ही नहीं तो फिर शपथ कैसे लोगे? कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के किसी भी एक सदस्य को शपथ दिला देंगे, फिर वो सदस्य राष्ट्रपति के बिहाफ पर शपथ दिलाएंगे। तो ये सिस्टम सही है, पर ये पता नहीं एचवी कामत साहब इस प्रकार का संशोधन लाए। वो कह रहे श्रीमान मैं समझता हूं कि इसका कुछ अर्थ नहीं है। मैं समझता हूं कि जो प्रथा इस समय प्रचलित है वह संशोधन में दी गई प्रथा से अधिक अच्छी है क्योंकि शपथ के पूर्व अध्यक्ष होता ही नहीं है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। तो देखिए बहुत सारी बातें हुई। तो फिर एचवी कामत साहब एक प्रश्न और पूछते हैं कि भाई चलो आपने ये कह दिया तो एक सदस्य को राष्ट्रपति शपथ दिला देंगे, वो सदस्य फिर अन्य सदस्य को शपथ दिला देंगे, फिर नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। लेकिन कोई उपचुनाव हुआ और कोई बीच में सदस्य आया तो फिर उसका क्या होगा? ऐसा वो प्रश्न पूछ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? मान लीजिए कोई सदस्य उपनिर्वाचन के पश्चात अधिवेशन के बीच में आता है, क्या वह अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष जैसी भी स्थितियों के समक्ष प्रतिज्ञान कर सकेगा अथवा शपथ ले सकेगा? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर कह रहे हैं श्रीमान मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मैं मेरे मित्र प्रोफेसर शाह द्वारा पेश किए गए संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं। यदि मुझे कहने की आज्ञा है तो मैं ये कहूंगा कि किसी उम्मीदवार जिसका निर्वाचन हो जाता है उसके निर्वाचन के पश्चात उस समय तक के काल में जब तक कि वह सभा का सदस्य नहीं बनता है, जो घटनाक्रम है उसको प्रोफेसर शाह ने मेरे विचार से वास्तव में गलत समझा है। डॉक्टर अंबेडकर इस तरह का तर्क दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि घटनाक्रम कुछ मिलाकर इस प्रकार से होता है कि पहले चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद में शपथ ली जाती है, फिर सदस्य बनते हैं और तत्पश्चात अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए अधिकार प्राप्त किया जाता है। अतः अध्यक्ष का निर्वाचन शपथ लेने के पश्चात ही होना चाहिए। बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार की बात वो कह रहे हैं। इस घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए यह कहना असंभव होगा कि शपथ अध्यक्ष के समक्ष ली जाएगी। अरे अध्यक्ष जब बनेगा ही नहीं तो फिर शपथ कैसे ली जाएगी? इसलिए यह सिस्टम लाना कि संसद के सभी सदस्य अपने अपने अध्यक्ष के वहां शपथ लेंगे बिल्कुल गलत है। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं अरे जब अध्यक्ष तो बनेगा बाद में तो शपथ कैसे ले लेगा सब सदस्यों की?
सब सदस्यों को शपथ कैसे दिलवा देगा? डॉक्टर अंबेडकर ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई पहले निर्वाचन होता है, फिर एक सदस्य को शपथ दिलाई जाती है, फिर वो बाकी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, फिर अध्यक्ष बनता है। तो अध्यक्ष तो बाद में बनता है। आप तो कह रहे हैं कि सारे मेंबर्स अध्यक्ष के सामने शपथ लेंगे, ये ठीक बात नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। मैंने पूरा हाईलाइट कर रखा है। इस घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए यह कहना असंभव होगा कि शपथ अध्यक्ष के समक्ष ली जाएगी, क्योंकि अध्यक्ष तो बना ही नहीं, और अध्यक्ष का जब तक निर्वाचन नहीं हो सकता तब तक कि निर्वाचित उम्मीदवार सदस्य ना बने। अरे अध्यक्ष कोई बनेगा ही कैसे यार? पहले तो उसको सदस्य बनना होगा, और सदस्य बनने से पहले, सदस्य बनने के बाद उसे शपथ लेनी होगी। शपथ जब संसद के सदस्य के रूप में ले लेगा फिर उसी में से अध्यक्ष बनेगा। आप कह रहे हो कि नहीं, सारे मेंबर्स अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेंगे। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं ऐसा संभव ही नहीं है। यह स्पष्ट है कि यह अधिकार केवल राष्ट्रपति को अथवा किसी अन्य व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करे उसी को ही दिया जा सकता है। वो आगे कह रहे हैं, अब मैं अपने अध्यक्ष द्वारा उठाए गए प्रश्न पर आता हूं। शपथ लेने के विषय में उपनिर्वाचन में नवनिर्वाचित सदस्य के संदर्भ में क्या होता है? क्या उसे राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेनी होगी या अध्यक्ष के समक्ष? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि अध्यक्ष के निर्वाचित हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति आदेश द्वारा अपनी ओर से शपथ लेने का अधिकार अध्यक्ष को सौंप देगा। लो कर लो क्लियर। जूम के जो साथी हैं, जरा मुझे प्रश्न का जवाब दीजिए। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव हो ही रहे हैं, हो जाएंगे। 4 जून को परिणाम आ जाएगा, 7-8 जून के आसपास नई लोकसभा गठित हो जाएगी। फिर क्या होगा? लोकसभा जब गठित हो जाएगी तो राष्ट्रपति लोकसभा का जो सीनियर मेंबर होगा उसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेगा, उसे लोकसभा सदस्य की शपथ दिलाएगा। ये तो जानते हैं ना आप। इसके बाद में वो जो प्रोटेम स्पीकर होगा बाकी सदस्यों को शपथ दिलाएगा, दिला दी। फिर इसके बाद में लोकसभा के परमानेंट अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये हुआ। समझ लो साल भर बाद में लोकसभा में कोई नया सदस्य आता है बाई इलेक्शन में चुनाव जीतकर, उसका क्या होगा? ये प्रश्न पूछा डॉक्टर अंबेडकर से। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा अब दिक्कत क्या है, अब तो लोकसभा का अध्यक्ष आ गया ना, तो लोकसभा के सारे मेंबर्स को शपथ दिलाना राष्ट्रपति का काम है। लेकिन जब अब अध्यक्ष आ गया तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अब ये पावर अध्यक्ष को दे देगा कि भाई उप निर्वाचन में कोई नया आदमी चुनाव जीत कर आ जाता है तो शपथ आप मेरे बिहाफ पर आप दिलाना, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में इन सारे विषयों को स्पष्ट कर दिया जो आपके सामने रखे गए। अब अध्यक्ष खुद कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? क्या यह अध्यक्ष के लिए आवश्यक है कि वह शपथ लेने का अधिकार राष्ट्रपति से प्राप्त करे? तो डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं? मैं निवेदन करता हूं कि वैधानिक रूप से यही है, क्योंकि सभा की रचना में शपथ लेना एक संयोग मात्र है जिस पर अध्यक्ष का कोई अधिकार नहीं है। यस, अध्यक्ष को पावर लेना चाहिए राष्ट्रपति से कि अगर उप निर्वाचन में कोई चुनाव जीत कर आएगा तो उसको वो शपथ दिलाएगा। फिर अध्यक्ष आप प्रश्न पूछते हैं, मैं उस स्थिति पर विचार नहीं कर रहा हूं, मैं तो अध्यक्ष के निर्वाचन हो जाने के पश्चात की स्थिति पर विचार कर रहा हूं। तो अंबेडकर इसका भी जवाब दे रहे हैं, मेरे विचार से इसमें कोई गलत अथवा तुच्छ बात नहीं है, केवल इस कारण की सभा की रचना, उसका निर्माण, उसका कानूनी स्वरूप ऐसे विषय हैं जो अध्यक्ष के अधिकार से बाहर है। संसद के बन जाने पर अध्यक्ष पर उसके कार्य का प्रभार है, और संसद जब तक नहीं बनती तब तक सदस्य शपथ नहीं लेते। अतः प्रावधान के अनुसार शपथ लेना वास्तव में सभा निर्माण का एक अंग है, और जहां तक उसका संबंध है मेरे विचार से ये अधिकार ना तो अध्यक्ष का है और ना उसका होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को स्पष्ट कर दिया। पर लोकसभा, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के तो बहुत सारे प्रश्न हैं। वो कह रहे हैं, मान लीजिए सभा की किसी बाद में होने वाली बैठक में अध्यक्ष संयोगवश अनुपस्थित हो और कोई नया सदस्य उस दिन आता है, जबकि उपाध्यक्ष अथवा कोई अन्य व्यक्ति अध्यक्ष का पद ग्रहण किए हुए हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई चलो अध्यक्ष ने पावर ले लिया राष्ट्रपति से कि उप निर्वाचन में कोई चुनाव जीत करेगा और शपथ दिला देगा, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि उप निर्वाचन में कोई व्यक्ति आया और अध्यक्ष है ही नहीं, फिर क्या होगा? अंबेडकर जवाब दे रहे हैं, अध्यक्ष को जो अधिकार दिया गया वह केवल अध्यक्ष में ही निहित नहीं होता है, वरन ये उपाध्यक्ष में, सभापतियों की तालिका में अथवा किसी अन्य व्यक्ति में जो उस समय अध्यक्ष के पद का कार्यभार संभाले हुए उसको प्राप्त होता है। डॉक्टर अंबेडकर साहब कुल मिलाकर यूं कहना चाहते हैं कि जो अध्यक्ष को काम दिया गया है ना, तो अध्यक्ष अगर छुट्टी पे चला गया तो वो काम छुट्टी पे थोड़ी जाएगा,
वो काम कोई और करेगा, इसलिए चिंता मत कीजिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पूछ रहे, तो अध्यक्ष को अधिकार के सौंपे जाने पर निर्भर होना पड़ेगा। बी आर अम्बेडकर कह रहे, संविधान द्वारा उद्भूत समस्त अधिकारियों की सद्भावना पर हमें निर्भर रहना होगा। हसरत मोहानी जी आ गए भैया। मैं ये जानना चाहूंगा, जब तक समस्त सदस्य शपथ न ले तब तक अध्यक्ष किस प्रकार किसी दूसरे व्यक्ति को अपने अधिकार सौंप सकता है? हसरत मोहानी जी ने जो बात कही उसका किसी ने जवाब नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय जो खुद कह रहे हैं, वो कह रहे ओके, अब संशोधनों पर वोट करवाते हैं, और इसके बाद में वोट करवाई जाती है। जो संशोधन रखा गया वो अस्वीकार कर लिया गया और जो अनुच्छेद था उसे स्वीकार कर लिया गया। अब आता है अनुच्छेद 82, कहते हैं कि संविधान का अंग बना लिया जाए, अध्यक्ष कहते हैं। तो इसके ऊपर डॉक्टर अंबेडकर खुद प्रस्ताव लेकर आए। वो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 82 के खंड 1 के पश्चात निम्न खंड जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए? प्रथम अनुसूची के भाग 1 अथवा 3 में उल्लेखित समय तक कोई भी व्यक्ति दोनों सदनों का अथवा किसी राज्य के विधान मंडल का सदस्य नहीं होगा, और यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों का अथवा किसी राज्य के विधान मंडल का सदस्य चुना जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा निर्मित नियमों में उल्लेखित अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात यदि उस व्यक्ति ने उस राज्य के विधान मंडल में अपने स्थान को पहले नहीं त्याग दिया, उस व्यक्ति का संसद में स्थान रिक्त हो जाएगा। इस प्रकार का अनुच्छेद वो लेकर आए हैं। इसके बाद में एच.वी. कामत साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं, जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? यदि उसको अपने कर्तव्य का उचित रूप से पालन करने में असफल होने के कारण उसके निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों द्वारा वापस बुला ना दिया जाए। आज जब हमने अपनी बैठक शुरू की थी, मैंने उस समय क्या कहा था? राइट टू रिकॉल पर आज चर्चा होगी। राइट टू रिकॉल जानते हैं? जूम वालों, यूट्यूब वालों बताओ, राइट टू रिकॉल अगर जिस प्रतिनिधि को हमने चुना है वो प्रतिनिधि हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं करता। हमने लोकसभा के मेंबर्स का चुनाव 5 साल के लिए किया और वो 5 साल हमारी इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं। हमने 1 साल बाद में मालूम किया कि वो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं करते, तो हमको उसको वापस बुलाना चाहिए। दैट इज राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल की बात संसद में हुई थी 19 मई 1949 को संविधान सभा में। संविधान सभा के मेंबर एच.वी. कामत ने राइट टू रिकॉल के संदर्भ में प्रस्ताव रखा था। ये बात अपने को मालूम होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं वो? अथवा यदि उसको अपने कर्तव्य का उचित रूप से पालन करने में असफल होने के कारण उसके निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों द्वारा वापस ना बुला दिया जाए अथवा उसकी मृत्यु हो जाए। राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं वो। अपने संशोधन के प्रथम भाग के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि अब प्रजातंत्र में कुछ ने कम से कम सैद्धांतिक रूप से और वास्तविक व्यवहार में सदस्यों तथा कदाचित मंत्रियों तक को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के प्रति अपने अपने कर्तव्य की पालना करने में असफल होने की स्थिति में वापस बुलाने की व्यवस्था की है। जब जिन मेंबर्स को हमने चुना है वो मेंबर्स अगर अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं करते हैं तो उनको वापस बुलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत सारे देशों ने ऐसा किया है। ऐसा एच.वी. कामत साहब 19 मई 1949 को संविधान सभा में इस बात को रख रहे हैं। राइट टू रिकॉल की बात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उनके लिए ये परंपरा होनी चाहिए कि यदि उनके द्वारा निर्वाचित व्यक्ति इस प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसको वापस बुलाने का अधिकार हो। आगे वो कहते हैं कि अनुपात हम नियत कर सकते हैं किस अनुपात में बुलाया जाएगा। वो निर्वाचकों का 2/3 हो, 3/4 हो, 5वें भाग हो, चौगुना हो, दुगुना हो, लेकिन कुछ न कुछ व्यवस्था करनी चाहिए वापस बुलाने की। राइट टू रिकॉल की बात एच.वी. कामत साहब ने कर दी है, आपके सामने मैंने रख दिया है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। हाँ, इनको फीडबैक लिंक शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, हाँ, ये फीडबैक लिंक शेयर किया जा रहा है। अभी 15 मिनट की और क्लास बाकी है तो हम लोग इसको पूरा कर रहे हैं। तो फीडबैक जब तक क्लास रहती है तब तक जीवित रहेगा, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जवाब यहाँ नहीं देना है, बिल्कुल यहाँ जवाब नहीं देना है। संडे है तो फंडे थोड़ी है, संडे है। आराम से सुनिए, आराम से देखिए, फीडबैक का क्वेश्चन देखिए। आसानी है मेरे हिसाब से, सारी चर्चा होने के बाद तो बिल्कुल आसान दिखाई देता है, तो बिल्कुल आप इसका जवाब दीजिएगा। अब प्रोफेसर के.टी. शाह क्या लेकर आए हैं, इंग्लिश में है, हिंदी में पढ़ लेता हूँ। कोई भी व्यक्ति जो इस संविधान के प्रवर्तन में आने के दिवस से
10 वर्ष बाद भारत की राष्ट्रीय भाषा के पढ़ने या लिखने या बोलने में असमर्थ है तो वह संसद के किसी भी सदन में स्थान प्राप्त करने का अथवा निर्वाचन के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं होगा। वाह केटी शाह साहब, वाह। प्रोफेसर केटी शाह साहब ने आज एक और बड़ा गजब का संशोधन रखा। क्या रखा, जरा सुनिए। कोई भी व्यक्ति जो इस संविधान के परिवर्तन में आने के दिवस से 10 वर्ष बाद भारत की राष्ट्रीय भाषा के पढ़ने, लिखने या बोलने में असमर्थ है तो वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने या निर्वाचन के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं होगा। प्रोफेसर केटी शाह, एचवी कामत, केटी शाह, नजरुद्दीन जी साहब, प्रोफेसर सिब्बल सक्सेना जी, लाइन लगी हुई है। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय भाषा के प्रयोग में प्रगति करने और उसे देशव्यापी बनाने के लिए बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा व्यवसाय चाहे कुछ भी हो, पर कानून अथवा संविधान जैसे पारिभाषिक प्रयोजनों के लिए वर्तमान समय में राष्ट्रभाषा के निर्माण करने और उसे लोकप्रिय बनाने हेतु अभी इसमें बहुत उन्नति करनी है। इसलिए 10 साल के अंदर अंदर ऐसे लोगों को ही आप मेंबर बनाइए जो राष्ट्रभाषा को जानते हो, बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तजमुल हुसैन साहब, अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं डॉक्टर अंबेडकर के संशोधन को लेता हूं जो कह रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति एक साथ में 2 सदन का सदस्य नहीं हो सकता, उनकी बात को लेता हूं। फिर वो राइट टू रिकॉल के बारे में बात करते हैं तजमुल हुसैन साहब। वो कह रहे हैं अब कैसे लागू करेंगे, इसके बारे में वो कह रहे हैं। तो एचवी कामत साहब कह रहे हैं क्या मैं माननीय मित्र को यह स्मरण करा सकता हूं कि इस सभा में हमने इस नियम को पारित किया था तो वे स्वयं इसमें शामिल थे। इस प्रकार का नियम जब हमने उसको पारित किया था तो उस समय आप भी तो शामिल थे। किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो जाने के बारे में चर्चा चल रही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक-एक करके विचारों को रखा जा रहा है। राइट टू रिकॉल का क्या होगा? राइट टू रिकॉल का वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। राइट टू रिकॉल का वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, और संविधान सभा ने उसे अस्वीकार कर दिया। एचवी कामत साहब का यह संशोधन बड़ा अच्छा था लेकिन स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और इस प्रकार से अनुच्छेद संविधान का अंग बन गया। अब नवीन अनुच्छेद आता है 82A। प्रोफेसर शाह और झुंझुनूवाला के नाम से एक संशोधन 1570 है, वो उम्मीदवारों की योग्यता के संदर्भ में है, और मैं समझता हूं कि हम इस प्रश्न पर विचार कर चुके हैं। जो निर्णय किया जा चुका है उसमें ये भी आ जाता है। प्रोफेसर केटी शाह कह रहा है ठीक है, मैं उसे पेश ही नहीं करता हूं। फिर आता है अनुच्छेद 73, इस पर कई सारे संशोधन रखे जा रहे हैं। उसमें नजरुद्दीन जी अहमद का एक संशोधन है कि भाई जो सदस्य हैं उनके संदर्भ में है। वो कह रहे हैं कि सक्षम न्यायालय द्वारा विक्षिप्त घोषित किया गया कोई व्यक्ति जो है, इस प्रकार की शब्दावली जोड़ दीजिए। अयोग्यता के संदर्भ में संसद के किसी सदस्य की मेंबरशिप कैसे समाप्त की जाएगी जब कोर्ट किसी व्यक्ति को विक्षिप्त घोषित कर देगा, इस प्रकार की शब्दावली जोड़ने के बारे में कह रहे हैं। अब डॉक्टर अंबेडकर खुद एक संशोधन लेके आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, कैसे हो सकता है? तो वो कह रहे हैं यदि वो भारत का नागरिक ना हो अथवा उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो अथवा किसी विदेशी राज्य के प्रति अनुशक्ति अथवा अभिलग्नता स्वीकार कर ली हो, तो ऐसी स्थिति में उनकी मेंबरशिप समाप्त की जाएगी। ऐसा डॉक्टर अंबेडकर खुद संशोधन लेकर आए हैं। एचवी कामत साहब कह रहे हैं कि भाई मैं कुछ शब्द निकालने का निवेदन कर रहा हूं, मैं कुछ जोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं। वो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 83 के खंड के उपखंड घ में से ये निकाल दीजिए, किसी विदेशी राज्य की प्रजा या नागरिक अथवा किसी विदेशी राज्य की प्रजा या नागरिक के अधिकारों अथवा विशेषाधिकारी का शब्द है, ये इस प्रकार की शब्दावली निकाल दी जाए, ऐसा एचवी कामत साहब कह रहे हैं। क्या बात है। अब देखिए, आपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102, 103 पढ़े होंगे, जिसमें संसद के किसी सदस्य की मेंबरशिप कैसे समाप्त की जाती है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। अगर वो इस्तीफा दे देते हैं या वो भारत का नागरिक नहीं रहते हैं, दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लेते हैं, किसी लाभ के पद को अगर प्राप्त कर लेते हैं, तो इसे ऐसी स्थिति में मेंबरशिप समाप्त हो जाती है। अब शब्द है, एक होता है एंड, हिंदी में कहते हैं और एक अंग्रेजी भाषा का होता है और, OR, इसको हम हिंदी में कहते हैं या।
तो ये जितनी भी जो है डिस्क्वालिफिकेशंस कि भाई वो भारत का नागरिक नहीं रहे, लाभ का पद हासिल कर ले, ये सब या में है या एंड में है, इसी बात पर बहस चल रही है। तो क्या हो गया कह रहे हैं, जरा देखिएगा। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं इनमें से कोई भी एक निर्योग्यता ही पर्याप्त है। यदि आप और मतलब एंड शब्द रखते हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि सब की सब निर्योग्यता एक साथ होनी चाहिए। इस रूप में तो यह संशोधन केवल शाब्दिक मात्र नहीं है, एंड होना चाहिए या और होना चाहिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा नहीं, एंड नहीं होना चाहिए। एंड रख लिया तो सब निर्योग्यता होगी, तो ही किसी सदस्य की मेंबरशिप समाप्त की जा सकेगी। इसलिए इन सबको रखिए आप और में रखिए। तो के संतानम साहब कह रहे हैं एंड शब्द के स्थान में और ओ आर शब्द होना चाहिए। तो घनश्याम सिंह गुप्त कह रहे हैं मैंने समझा वह केवल शाब्दिक चूक है, यदि उसके स्थान में अथवा शब्द रख दिया जाए तो वह सारवत हो जाता है, ऐसा घनश्याम जी कह रहे हैं। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं यदि आप अथवा शब्द बढ़ा दे तो और स्पष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की देखिए एक एक शब्द को लेकर संविधान सभा में किस तरह से बहस हो रही है, वो आपके सामने एक एक करके रखी जा रही है। और एंड का मतलब क्या होता है और का मतलब क्या होता है वो भी आप देख सकते हैं। अब चर्चा हो रही है लाभ के पद को लेकर। तो लाभ का पद कौन सा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एक प्रश्न खुद पूछते हैं। वो कह रहे हैं मेरा एक प्रश्न है कि जिस पर मैं चाहूंगा कि मसौदा समिति विचार करे। यदि हम अनुच्छेद के खंड 2 का उल्लेख करें तो उसमें राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कोई जिक्र नहीं है। वे लाभ का पद ग्रहण करते हैं, वे भी वेतन भोगी अफसर है, तो क्या वे भी लाभ के पद के दायरे में आएंगे? तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं सरकार के अधीन नहीं है भाई, अतः वे इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अध्यक्ष कह रहे हैं बस ठीक है, ये बात ठीक है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी कई सारे प्रश्नों को क्लियर करना होता है, तो खुद भी कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें जो संविधान सभा में हुई वो एक एक करके आपके सामने रखी जा रही है। अब आ रहा है नया अनुच्छेद 85, देख लीजिएगा। अध्यक्ष ने कहा कि 85 संविधान का अंग बना लो, तो बीच में एचवी कामत साहब संशोधन लेकर आए। वो क्या कह रहे हैं? अनुच्छेद 85 के खंड 3 में एज आर एंजॉयड बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द कॉमन्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। एक्चुअली में संसद के विशेषाधिकार क्या होंगे, सांसदों विशेषाधिकार क्या होंगे, इस विषय पर चर्चा की जा रही है। आप जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 105 है इसमें विस्तार से इसका उल्लेख है, उस पर चर्चा की जा रही है। एचपी कामत साहब क्या कह रहे हैं कि ये जो सांसदों के जो विशेषाधिकार है उसमें एक लाइन लिख दो। क्या लिख दो? कि जैसे कि इंग्लैंड की संसद में सदस्यों को जो विशेषाधिकार प्राप्त है वो हमको प्राप्त होंगे। ये बात लिख दो कि जैसे इंग्लैंड की संसद में प्राप्त है वो हमको प्राप्त होंगे। ऐसी बात नहीं लिखी जा सकती है। कल इंग्लैंड की संसद ने अपने विशेषाधिकार चेंज कर दिए तो फिर क्या करोगे आप? एचवी कामत साहब ने यह संशोधन रखा। वो कह रहे हैं एज आर एंजॉयड बाय द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द कॉमन्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक वे ही होंगे जो इस संविधान के प्रारंभ पर यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को प्राप्त है। ठीक है, वो कह रहे हैं इस शब्द के स्थान पर आप ये लिखिए एज वर एंजॉयड बाय द मेंबर्स ऑफ द डोमिनियन लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। वो इस प्रकार की बात कहना चाह रहे हैं। तो देखिए संविधान सभा में इन सारे विषयों पर लगातार चर्चा की जा रही है और एचवी कामत साहब, प्रोफेसर केटी शाह, नजरुद्दीन जी, प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी, हसरत मोहानी जी, आप बातों से सहमत हो या नहीं हो, लेकिन बातें लगातार रखी जा रही है, आप इसको देख सकते हैं। तो किस प्रकार से बातें पारित हो रही है वो सब रखा जा रहा है और एकदम हम अंतिम स्टेज पर आ गए हैं। अब अनुच्छेद संसद के विशेषाधिकार के संदर्भ में जो आज का अनुच्छेद 105 है उस पर चर्चा चल रही है कि किस तरह से उन अनुच्छेदों को रखना है। ठीक है, अब वोटिंग हो रही है और वोटिंग होने के बाद में अनुच्छेद 85 जो है वो स्वीकार किया जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम वाली बात जो रखी गई थी उसको हटा दिया गया और एचवी कामत साहब ने भी कहा कि नहीं, इस तरह की बात नहीं, इस तरह का रखो। इस तरह से हो गया कुल मिलाकर यहाँ पर
और अब अध्यक्ष साहब कुछ बात कह रहे हैं। इससे पूर्व की हम सभा स्थगित करें, मैं सभा के समक्ष एक सुझाव रखना चाहता हूं। संभवतः सदस्य इस बात से परिचित होंगे कि आगामी शनिवार और रविवार को देहरादून में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक होगी। ये सुझाव किया गया कि हम एक दिन के लिए बैठक स्थगित करें। आज क्या है, बृहस्पतिवार है? नहीं, आज तो रविवार ही है, लेकिन हम 19 मई 1949 में 19 मई 1949 को बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार को कुछ बात कही जा रही है कि शनिवार और रविवार को मीटिंग है देहरादून में कांग्रेस की। फिर वो कह रहे, पर मैं नहीं समझता हूं कि इस बैठक के कारण हम इस सभा की कार्यवाही को बंद रखें। यदि सदस्यों को यह मान्य हो तो मैं ये सुझाव रखता हूं कि सोमवार को हम प्रातःकाल बैठने की बजाय दोपहर बाद में बैठे, क्योंकि शनिवार और रविवार को देहरादून में मीटिंग होगी, तो सोमवार सुबह हम बैठक नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ना हम सोमवार की शाम को बैठक रख लें, ताकि जो लोग देहरादून से दिल्ली आना चाहते हैं कांग्रेस की बैठक में भाग लेकर, वो आराम से, कुछ लोग रात में पहुंचेंगे, कुछ लोग सुबह पहुंचेंगे, तो दोपहर में सोमवार को अपने को बैठक रखनी है, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रातःकाल बैठक करने की बजाय दोपहर बाद बैठक रखें। देहरादून से लौटने वालों को अपने अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए सोमवार को प्रातःकाल की बजाय दोपहर बाद बैठक रख सकते हैं। मैं आगामी सोमवार को सायंकाल के 5 बजे से 8 बजे तक का सुझाव रखता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि बैठक, अरे फीडबैक इनको शेयर करो भाई, फीडबैक लगातार शेयर करो, मैंने कई बार कहा ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि भाई सोमवार को हम सुबह बैठक नहीं करेंगे, क्योंकि लोग काफ़ी लेट पहुंचेंगे वहाँ बैठक से भाग लेकर, तो हम दोपहर के बाद में बैठक करेंगे। इसलिए मेरे हिसाब से सोमवार को शाम को 5 से 8 ठीक रहेगा, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं। सभी सदस्य कह रहे हैं ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ये बात आपने ठीक बात बताई, ये हम सबके लिए सेट हो रही है। इसके बाद में अब सभा कल प्रातः 8 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके पश्चात शुक्रवार 20 मई 1949 के प्रातः 8 बजे के लिए बैठक स्थगित होगी। यानी कल तो बैठक होगी। अरे भाई कल तो शुक्रवार है ना, अरे अपने यहाँ सोमवार है, वहां तो शुक्रवार है ना। 21 और 22 को शनिवार है और रविवार है। 21 मई 22 मई उनके समय की बात कर रहा हूं, वह रविवार है। और 23 मई को सुबह जो सोमवार है उस दिन बैठक ना करके हम क्या करेंगे, शाम को बैठक करेंगे। कंफ्यूज हो रहे हैं? अरे भैया कंफ्यूज तो होंगे ही, सोमवार है, बुधवार है, ऐसे कर रहे हैं। रविवार है आज और हम कह रहे हैं कि आज बृहस्पतिवार है, क्या करें हम? ठीक 75 वर्ष बाद में चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चर्चा बहुत पसंद आ रही होगी। जूम और यूट्यूब के जो साथी हैं, मैंने कई बार कहा आप अपना रीनेम करते रहे। देखिए बिल्कुल संभव नहीं है हमारे लिए, आप जब तक अपना नाम नहीं लिखेंगे, हमारे लिए अटेंडेंस को लेकर बड़ी दिक्कत आती है, फीडबैक को लेकर बड़ी दिक्कत आती है। आप अपना नाम लिख के, क्योंकि फीडबैक का लिंक तो कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन आपकी ये जो अभी हमको जो दिखाई दे रहे हैं, वो वीडियो ऑन करके जो दिखाई देते हैं, प्लस जिनका नाम से जो लिखा हुआ होता है, उनको हम अटेंडेंस मानते हैं। फीडबैक तो है ही है, अटेंडेंस हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। लिंक तो जुगाड़ किया जा सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप रीनेम कर लीजिएगा। 16 मई, 17 मई, 18 मई और 19 मई, आज 4 दिन हो गए संविधान सभा की 8वें अधिवेशन पर हमको चर्चा करते हैं। मुझे लगता है बिल्कुल आपको आनंद आ रहा होगा। एक थोड़ा सा एक तरफा कई बार संवाद लगता है, इसलिए क्योंकि बात कंप्लीट करनी होती है। लगातार बोलना बहुत कठिन होता है। 50-50 पेज में रोजाना की चर्चा होती है और उसको हमको सवा घंटे 1.5 घंटे में रखने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आए, मोटी मोटी बात समझ में आ जाए और संविधान सभा के सदस्य किस तरह से अपनी, आप देखिए ना, राइट टू रिकॉल जैसी बातें आज हम लोग कर रहे हैं। 75 वर्ष पहले हमारे संविधान सभा में एच वी कामत साहब बात कर चुके हैं, तो बड़ी गजब की बात थी। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें हमारी पसंद आ रही होगी। आप इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें। कल यानी 20 मई को फिर हम बैठेंगे। 21 और 22 को छुट्टी रहेगी, शनिवार और रविवार की। 23 तारीख को हम सुबह ही बैठेंगे, हम तो सुबह ही बैठेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।